हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम भाई? देख सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें ये जो बोर्ड में देख रहे हो यही वाले बुक आज हम लोग करेंगे और ये जो है कंटेंट है। तुम्हारा बुक मेरा बुक सेम है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये जो है 6.1 है, चैप्टर नंबर 6 करेंगे आज, ठीक है, जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक, 6.1 का क्वेश्चंस मैच कर लो, आगे चलो। 6.2 का क्वेश्चंस मैच कर लो, तुम्हारा बुक मेरा बुक सेम है, मिलके आगे चलो। क्लास 9 का जो क्वेश्चंस है, ये जो चैप्टर्स है थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वहीं पे ये चेंज्ड वर्जन है, ऐसा नहीं कि पुराना वर्जन है, चेंज्ड वर्जन है। चलो फिर ये वाले चैप्टर चालू करते हैं। देखो ये वाले चैप्टर चालू करने से पहले एक मिनट, मेरा यहाँ पे इतना सारा तार रहता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, ठीक है, मतलब सब कुछ लेके बैठना पड़ता है ना। चलो देखो यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज, ये जो लाइंस एंड एंगल्स है, चालू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे देख रहे हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्लास करवा रहे थे उसी का, तो देखो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। देखो ये क्या है, पहला जो बात है पॉइंट। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट दैट इज विच हैज नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमको दिखाना पड़ता है, क्योंकि YouTube में क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मान लो कि पास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वाले जो है हमको पढ़ाना पड़ता है। तो मतलब क्या है, हर एक टाइप का स्टूडेंट्स का ध्यान हमको रखना पड़ता है। तो डेफिनेशन शुड बी देयर, बट याद कैसे रखोगे हम वो बता देगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इतना सारा राइटिंग से इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सारा का सारा जानना है, नहीं जानना, तुम नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, बट याद क्या रखना है वही बता देगा, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है, अब पॉइंट क्या मतलब क्या है, रिप्रेजेंट बाय अ डॉट। डेफिनेशन तुमको कहीं पे नहीं लगेगा, बस एक डॉट का मतलब होता है पॉइंट। नेक्स्ट जो है देखो लाइन। लाइन क्या होता है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट से एक ये जो है ये हो जाता है एक लाइन। यही लिखा गया है कि व्हेन वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट व्हेन वी गेट अ लाइन, देन वी गेट अ लाइन। मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग, है ना। दो अलग अलग, मतलब एक ऐसा पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट को अगर हम लोग मतलब ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन बनता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फिनिटी। मतलब ये इधर भी जितना चाहो एक्सटेंड हो सकता है, ये इधर भी जितना चाहो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या है, मान लो कि ये जो है ये एक लाइन है, इसका कोई भी एक पोर्शन हम लोग कट करके ले रहे हैं। मतलब ये जो पोर्शन मैंने मार्किंग किया है, यही वाले पोर्शन हम कट करके ले लिया, तो ये वाले जो है ये वाले आ गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। मतलब क्या है, ये एक बड़ा वाला लाइन है, इसका छोटा सा भी ले लो तो ये भी हो जाएगा एक लाइन सेगमेंट, एक बड़ा वाले ले लो तो भी हो जाएगा वो एक लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन का पार्ट हो जाता है लाइन सेगमेंट, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट जो है देखो, रे नहीं बताया। रे, रे क्या है देखो, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन विच इज ओनली वन इन पॉइंट एंड अदर साइड जो है वो चलता ही रहेगा। मतलब जो है रे क्या है, एक एंड पॉइंट से ऐसे चलते रहेगा। तो ये जो है रे का सिंबल, ये हम लोग पढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है ये देखो रे का सिंबल जो है ए बी लिखा गया है और इसके ऊपर ऐसा वाला जो सिंबल है ये रे है, क्योंकि एक वन पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा एंड चलता ही रहता है। तो ये जो है ऐसा टाइप का रे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोलिनियर का मतलब होता है जैसे कि कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेशन, ऐसा बताता है ना कि मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, मिल के चलो। तो यहाँ पे क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा गया है कि पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट एंड पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन द सेम लाइन नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया। एक ही, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये जो है एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट है तो ये हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे देखो एक लाइन के ऊपर है ही नहीं, एक इधर है एक उधर है एक इधर है, मतलब बिछड़ा हुआ है ना, उधर इधर इधर, तो यस ऐसा करके ये हो जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है इसी का ही समराइजेशन पार्ट यहाँ पे गिवन है। ये जो है पॉइंट जो है डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, मेंसुरेशन पे भी हम लोग का यूटिलाइज करना है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं है वो क्या है, डॉट है। वो क्या है, डॉट है, इसका डायमेंशन 0 होता है। एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। जो पढ़ाएगा ध्यान देना, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो भी
हो जाएगा रेडी। ठीक है, अब देखो ये ग्राफिक मतलब क्या है, ये डिजाइन पिक्चर ऐसे करके डॉट होता है, सिंबल क्या है, ऐसा डॉट देके हम लोग ए लिखा गया है, ऐसा नहीं कि ए है, ए उसका नेमिंग है, तो डॉट को नाम को तुम जेड दे दो, कोई भी ए से जेड तक कोई भी 26 लेटर्स में से कोई भी तुम दे सकते हो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट क्या है, ये जो है डायमेंशन क्या है, एक डायमेंशन होता है, एक डायमेंशन मतलब सिर्फ ओनली लेंथ होता है, इसका कोई ब्रेथ नहीं होता। ठीक है, तो फिर एक डायमेंशन होता है, ओनली वन डायमेंशन, एंड ये जो है ऐसा करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा टेढ़ा होगा बेटा, सीधा भी होता है, ऊपर नीचे वर्टिकल, ऐसे 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 जैसा भी हो जाए होता है। अब इसका सिंबल क्या होता है, ये ए बी बार, इसका मतलब होता है हम लोग का लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, जिसका दो एंड पॉइंट है ए एंड बी। अब मान लो कि अगर एक लाइन सेगमेंट है जिसका दो एंड पॉइंट है एक्स एंड वाई, तब हम लोग लिखेंगे कि एक्स वाई बार। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखो लाइन क्या होता है, लाइन जो है ऐसा करके दोनों तरफ ही ये चलता ही रहेगा, और इसीलिए इसका मान लो कि ए बी जो पॉइंट है इसको दो तरफ एरो देते हैं। रे को क्या कहते हैं, ए बी लिख के एक तरफ एरो। समझ में आया, क्लियर आया? ये जो है बेसिक कंसेप्ट है, यही सारे कंसेप्ट जो है तुमको ग्रैब करना है, पहले कंसेप्ट अच्छे से समझना है, फिर क्वेश्चंस जब करेंगे तब यही वाले कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। ये जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर है ना, यहां पे क्वेश्चंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। कंसेप्ट अच्छे से याद करना है, कंसेप्ट अच्छे से समझना है, जितना अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे उतना अच्छे से सम बनेगा। ठीक है, चलो फिर चलते आगे। देखो यहां पे क्या गिवन है, यहां पे एंगल गिवन है, तो एंगल का मतलब क्या होता है, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम अ सेम एंड पॉइंट। मतलब क्या है, इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट से दो लाइन निकल रहा है, दो लाइन मतलब दो रे आ रहा है। ठीक है, दो रे आ रहा है, तो यहां पे जो है ना ये बनता है एक एंगल, है ना। तो यहां पे क्या है सर, डेफिनेशन किस काम का है, डेफिनेशन बेटा कहीं पे नहीं लगेगा, बट ये तुम्हारा नॉलेज के लिए है कि एंगल कब बनता है, कैसे बनता है। मान लो कि दो लाइन, दो इंटरसेक्ट, ये एक ऐसा लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है, दो लाइन मतलब ये जिधर भी जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जितना भी दूर चाहे वो जा सकता है। तो यहाँ पे कोइंसाइड जहां पे कर रहा है ना, यही वाले पॉइंट जो है, यही वाले पॉइंट क्या हो जाता है हम लोगों का एंगल। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा, ये चौथा, ये चार एंगल बनता है। ठीक है, तो फिर मतलब और भी मान सकते हो कि एक पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर दो रे निकल रहा है तो यहां पे बनता है एंगल। ठीक है, बस ये जो है डेफिनेशन, व्हेन टू रेज बिगिन फ्रॉम अ सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से दो रे बिगिन हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, अब देखो एंगल कितना टाइप का होता है, यहां पे जो है टाइप्स ऑफ एंगल इतना टाइप का हो सकता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब रे है, ये एक रे है, ये एक रे है, तो दोनों रे क्या होता है हम लोग का प्रोटेक्टर यूज करते हैं। तो प्रोटेक्टर में देखना यहां पे ऐसा करके 90 डिग्री है, ठीक है ना, और यहां पे देखना 0 डिग्री से चालू होता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल बन सकता है सारा का सारा हो जाएगा हम लोग का एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, अगर एंगल को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो ए शुड बी 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको बोलेंगे एक्यूट। यहां पे ये ग्रेटर देन लेसर देन वो नहीं समझना है। कैसे समझते हैं, ये 0 जो है 0 के तरफ छोटा मुंह है तो 0 छोटा है, ए 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और ए के तरफ छोटा मुंह है तो 90 से छोटा होना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा। समझ में आया? अब चलो देखो एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। यहां पे क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो है एक एंगल जो है, अगर एंगल ए है तो दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री ही होगा, ये जो है 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल मतलब ये वाले एंगल को हम लोग ऐसे बॉक्स करके देते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ऐसा बॉक्स देते हैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन बनाया है। और अगर यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर अगर ऐसा करके रिप्रेजेंट करें, बेटा ऐसा करके रिप्रेजेंट नहीं करते, 90 डिग्री को एक बॉक्स की तरह रिप्रेजेंट करते। कहीं पे भी अगर मान लो कि ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल है
और हम लोग इसको ऐसा करके बॉक्स दिया गया है, तो फिर ये मानना कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। समझ में आया? चलो आगे देखो, यहां पे क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब क्या है, ए जो है ये किस किस के बीच में आएगा, 90 से, मतलब 90 से बड़ा होगा बट 180 से छोटा होगा, मतलब 90 नहीं होगा। 90 होगा तो वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। 180 क्या होगा, 180 भी एक और एक उसका नाम है, वो बाद में बता रहे हैं। तो 90 से 180 के बीच में जितना सारा है, मतलब 91 से लेके 179 तक अगर कोई भी एंगल का वैल्यू आया तो वो वाले एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आया? अब देखो रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ये भी 180 से 360 के बीच में, मतलब एंगल ए शुड बी 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा। मतलब समझ में आ रहा है? दैट मीन्स 181 से 359 तक एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? अब देखो स्ट्रेट एंगल, ये जो अगर मतलब हम लोग का क्या आया था, ए इक्वल टू अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, और ए इक्वल टू अगर 180 होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है तो ये वाला एंगल जो है ये हो जाता है 180 डिग्री। प्रोटेक्टर में देखना, इधर 0 है, इधर 180 है, बीच में ऐसा लाइन आता है तो दैट मीन्स ये हो जाता है 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, बोलो आया? चलो आगे। अब देखो ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, इधर 180 है, नीचे भी 180 है, तो फिर मिलके हो जाता है 360 डिग्री। मतलब एक सर्कल, एक सर्कल में कोई भी एंगल नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एक सर्कल में एंगल क्या होता है, 360 होता है, क्योंकि 360 डिग्री एंगल मतलब एक सर्कल बनता है, तो इसीलिए सर्कल का हमेशा 360 डिग्री रहता है। तो क्लियर है? ऐसे ही समझा रहे हैं, ऐसे समझा रहे हैं ताकि ऐसा फील होगा तुम लोगों को कि प्रीवियस क्लासेस में जो बंदा कुछ नहीं पढ़ेगा उसका भी नॉलेज पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज ये वाले चैप्टर हम लोग कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं पे दिक्कत आएगा ही आएगा। तो कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लो। अगर पहले से किया हुआ है तो एक और बार रिवीजन हो जाएगा, अगर पहले से नहीं किया है तो यहां पे इसको ग्रैब करो, जो जो बता रहे हैं इसको ग्रैब करना है। ठीक है, चलो आगे। अब देखो यहां पे क्या है, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। मतलब मैंने क्या बताया, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा, इससे पहले हम लोग पढ़ा कि यहां पे एंगल कितना टाइप होता है, इतना टाइप एंगल होता है। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। मतलब कोई भी दो एंगल के बीच में क्या कुछ रिलेशन हो सकता है। मतलब क्या है, एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकता है, क्या ये दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, मदर सन का रिलेशन हो सकता है, पाप मतलब फादर एंड डॉटर का रिलेशन हो सकता है, एंड और भी कुछ हो सकता है ना। तो फिर वो सारे बात का बात है, नेफ्यू, कजन, ये सारा भी हो सकता है ना। गलत मत समझना, जो समझा रहे हैं इससे समझो। अब देखो यहां पे दोस्त हो सकता है ना। तो यहां पे क्या है, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। तो दो एंगल के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, देखो एक होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल का दो एंगल। एडजेसेंट मतलब याद रखना अगल बगल का, अगल बगल मतलब नियरेस्ट, है ना। जैसे कि हम लोग का नेबर्स होता है। नेबर्स मतलब मान लो कि तुम्हारा जो घर है वो यहां पे है, तुम्हारा एग्जैक्ट बगल में जो रहता है उसी को हम लोग नेबर्स बोलेंगे, है ना। तो उस हिसाब से एग्जैक्ट नेक्स्ट वाला, मतलब मान लो कि ये एक ऐसा एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एडजेसेंट एंगल है, जस्ट बगल वाला। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब ऐसा नहीं कि ये दोनों को मिला के एडजेसेंट एंगल कहते हैं, नहीं बेटा। लैंग्वेज क्या होता है, एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब यहां पे जैसे कि ये ए है, ये बी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज एडजेसेंट टू बी, या फिर उल्टा करके क्या बोलेंगे, बी इज एडजेसेंट टू ए। क्लियर हुआ? अब चलो
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, अगर यहां पे जैसे डायग्राम है, मान लो एक ऐसा लाइन है, ऐसा है, एक इधर एक एंगल है, इधर एक एंगल है, क्या है, एडजेसेंट है, हाँ वेरी गुड, इसके बगल में ये है, बट एडजेसेंट एंगल में अगर दोनों का सम करके 180 हो रहा हो, मतलब मैंने क्या बताया, एक बार सुनो, यहां पे क्या है, दो एंगल है, कोई भी टाइप का दो एंगल है, दो एंगल का सम करके, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सर अगर यहां पे ऐसा 3 एंगल रहता है, 1 2 3 4, तो क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि पेयर का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का पेयर है ना, पेयर मतलब दो है, प्यार नहीं है, PYAAR नहीं है, पेयर PAIR, पेयर, पेयर मतलब क्या है, दो है ना, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ ग्लव्स, ऐसा करके, तो यहां पे क्या है, दो है, तो इसीलिए कोई भी दो एंगल का सम करके अगर 180 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है, इसीलिए कहता है लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है एक, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक होता है ना, लीनियर इक्वेशन में एक, मतलब x का टू द पावर 1 होगा तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो यहां पे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मतलब क्या है, दो एंगल का सम अगर 180 हुआ तो फिर वो होगा लीनियर पेयर, ठीक है। ये सारा तुमको लिखना है, ये सारा नॉलेज जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे, अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या है, मान लो ये एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, तो देखो यहां पे ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, यहां पे देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। वर्टिकली मतलब क्या है, कॉलम वाइज, वर्टिकली मतलब इसका इक्वल ये होता है, इसका इक्वल ये होता है, बट इक्वल के बारे में नहीं बता रहे, बता क्या रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली किसका होता है, मान लो ये टिक एंड ये टिक मिलके वर्टिकली ऑपोजिट होता है, ठीक है ना, ये टिक एंड ये टिक मिलके वर्टिकली ऑपोजिट होता है, समझ में आया कि नहीं। अब ये जो है इक्वल है, ये हम लोग अभी पढ़ेगा, तो यहां तक क्लियर है, आई थिंक है। अब आगे चलो, देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है हम यहां पे समझाने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, जितना कंसेंट्रेट कर सकते हो करो, क्योंकि ये सारा जो कंसेप्ट बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। चलो यहां पे देखो बताया गया है कि ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, डेफिनेशन तो रहेगा लेकिन डेफिनेशन से याद हम लोग का होता नहीं है, तो क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब हम लोग पैरेलल ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दो ऐसा लाइन दे दो, EL दे दो, हम ऐसे लिखेगा, इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। अब देखो दो पैरेलल लाइन, पैरेलल मतलब क्या होता है, दो कभी मिट नहीं करेगा, दो लाइन कभी मिट नहीं करेगा, जैसे कि हम लोग का रेलवे ट्रैक होता है ना, कुछ दिन पहले हम लोग का एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे एक के ऊपर एक चढ़ गया था, है ना, ऐसा था, तो ये इधर चला गया था, है ना, क्या था, करमंडल एक्सप्रेस, है ना, एकदम खत्म। तो अब देखो वो जो है धीरे धीरे वो साइड कर दो माइंड से, ऐसा नहीं कि वहां पे जो हुआ है जितना सारे, मतलब अगर कोई बच्चे देख रहे हो जिसका परिवार का कोई भी एक उस एक्सीडेंट में कुछ हुआ है, तो फिर आई एम सॉरी फॉर दिस, तो खराब मत लेना, मेंटली मत लेना, मेरे को बस समझाना है, इसीलिए हम समझा रहे हैं, ताकि ऐसा करके अगर रियल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल उठा के हम दे सकते हैं तो चीज़ें अच्छे से ग्रैब हो जाता है, इसीलिए हम वो एग्जाम्पल लिया था, सडनली दिमाग में आया है, ठीक है। तो अगर हम किसी को हार्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, पैरेलल मतलब जो पैरेलल है, पैरेलल कभी भी मिट नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। जैसे कि ये वाले डायग्राम में M एंड N पैरेलल लाइन है,
ये पैरेलल लाइन में एक और एक लाइन ऐसे कट किया, तो यहां पे ये एल जो है ऐसे कट गया। तो इस वाले जो डायग्राम है जो ब्लैक में देख रहे हो, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये जो है ट्रांसवर्सल। सर क्या ऐसे ही हो सकता है? नहीं बेटा। अब मान लो पैरेलल लाइन ऐसा है, तुम्हारा ऐसा एक थर्ड लाइन आया, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। ऐसा एक लाइन है, ऐसे कट हुआ, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक और थर्ड लाइन आके कट कर रहा है। सर अगर ये एकदम सीधा कट करेगा तो क्या है? वो भी ट्रांसवर्सल होगा। सर ऐसा हो गया तो बेटा ये तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये एक पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक आ गया तो वो भी पैरेलल हो जाएगा, वो ट्रांसवर्सल नहीं होगा। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है? दो लाइन को एक एक पॉइंट पे कट करके जाएगा। समझ में आया ट्रांसवर्सल का मतलब? ये ट्रांसवर्सल का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस बात को समझो, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पे लिखा गया है क्या? लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइन। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिफरेंट लाइन, जो कि यहां पे एम है, एन है, एंड इंटरसेक्ट देम एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे। देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पे एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, जैसा कि मैंने समझाया। अब हेयर एल इज द ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ एम एंड एम, मतलब एम एंड एन का ट्रांसवर्सल लाइन है एन। अब देखो कंसेप्ट क्या बताया गया है। बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, यहां पे इतना टाइप का एंगल बनता है जो यहां पे देख रहे हो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एंड इंटीरियर एंगल क्या होता है वो देखो। क्या बताया गया है कि एक्सटीरियर एंगल मतलब 1 2 7 8, क्या है देखो 1 2 7 8, दैट मीन्स एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है? दैट मीन्स ये दो लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के अंदर वाले जो एंगल्स है ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल, चेक करो। एंड ये बाहर में जो एंगल्स है वो हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? मान लो कि ऐसा लाइन है, ऐसा है, तो पैरेलल लाइन का बाहर ये क्या बनेगा? एक्सटीरियर। एंड दिस क्या बनेगा? इंटीरियर एंगल। चलो एक और टाइप का डायग्राम लेते हैं। ये वाले डायग्राम लिया, ऐसा लिया। एक्सटीरियर क्या होगा? ये दो लाइन पैरेलल है, तो बाहर वाले दिस एक्सटीरियर। इंटीरियर क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा इंटीरियर, मतलब पैरेलल के अंदर वाले साइड का एंगल्स हो जाएगा इंटीरियर एंगल, एंड पैरेलल का बाहर वाले साइड हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे। अब देखो, पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। जब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं ना, तब इतना टाइप का एंगल बनता है, ठीक है। पहला जो है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? देखो 1 के साथ 5, ये 1 एंड ये 5 जो है करस्पॉन्डिंग बनता है, ये 1 एंड 5। और क्या? 2 एंड 6, देखो 2 एंड 6, ठीक है। 4 एंड 8, 4 एंड 8, एंड क्या है? 3 एंड 7, 3 एंड 7। मतलब क्या है? सेम पोजीशन में जो है वो सारा क्या हो जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब ऐसा है, दिस इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग, दिस इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग, ये नीचे इक्वल टू ये नीचे करस्पॉन्डिंग, ये इक्वल टू ये करस्पॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट मत लेना, दिमाग में स्क्रीनशॉट को पुट करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जब हम समझाते हैं, क्लास में भी देखे हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तब क्या होता है, तब तुम लोग ना डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लेते हो। बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता है। स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा फोन में ही रह जाएगा, या फिर टैब में रह जाएगा, या फिर लैपटॉप पे रह जाएगा, कहीं पे वो रह जाएगा। एग्जाम के पहले तुमको वो देखना पड़ेगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो हम जब ये समझा रहे हैं ना कंसेप्ट को, डायरेक्टली इमेज को यहां पे पुट करो कि किसको करस्पॉन्डिंग कहता है। करस्पॉन्ड मतलब दिस करस्पॉन्ड टू दिस, सेम जगह पे है, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो 4 के साथ 6, 4 के साथ 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब देखो ये क्या था, इंटीरियर एंगल था, 4 भी इंटीरियर 6 भी इंटीरियर। अब ये दो है ऑल्टरनेट मतलब एक इधर एक इधर, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 3 के साथ 5, ये 3 के साथ ये 5, ये भी इंटीरियर है बट ऑल्टरनेट है, ठीक है, ऑल्टरनेट है, इंटीरियर है। दिस इक्वल टू दिस, समझ में, एंड दिस इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ कि नहीं? इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब देखो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी होगा उस हिसाब से, तो एक्सटीरियर इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ 7 हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, एंड 2 के साथ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 4 के साथ 5 होता है, देखो 4 के साथ 5 ये भी है, एंड क्या है देखो 3 के साथ 6, ये 3 के साथ ये 6 क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या है ना, हाँ ये 2 क्या है, ये 4 क्या है, ये 4 है हम लोगों का ये वाला इंटीरियर एंगल है ना। बट यहां पे क्या बताया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, ये भी बनता है। तो एक्चुअली में यहां से क्या याद रखना है पता है, क्या याद रखना है, ये सारे जो नेमिंग है ये नेमिंग याद रखना होता है, समझ में? ये जो नेमिंग है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर किसको कहता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर किसको कहता है, ये याद रखना होता है। और तुमको क्वेश्चन में अप्लाई जब करना है ना, ये याद रखना, यहां पे जितना सारा एंड लिखा गया है ना, ये एंड को छोड़ के इक्वल टू कर देना, इक्वल टू मतलब हमेशा 1 के साथ 5 जो है इक्वल होता है, 2 के साथ 6 जो होता है इक्वल होता है, मतलब हमेशा corresponding angles are equal to each other, alternate interior angles are equal to each other, alternate exterior angles are equal to each other, and interior angles on the same side of the transversal ये भी equal हो जाता है। समझ में आया? यहां पे जितना भी सारा एंड लिखा गया है, एंड को इक्वल करके याद रखना। क्लियर है? यहां तक क्लियर है मैंने जो बताया। अब यहां पे देखते हैं आगे क्या है। देखो अब जो है हम लोग का प्रॉपर्टीज है, कुछ लाइन्स एंड एंगल्स रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है? देखो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, मतलब अगर एक ट्राइंगल जब बनेगा तब उसका एंगल का जो सम है ये हम लोग का हो जाएगा 180। समझ में आया? इसको क्या कहता है, इसको कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम मतलब क्या है, मान लो कि ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब देखो यहां पे इफ वी प्रोड्यूस एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब क्या है, एक ट्राइंगल ऐसा है, ऐसे प्रोड्यूस कर लिया तो क्या होता है, ये वाले जो साइड है ना, मतलब ये वाले जो एंगल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। समझ में आया? ये जो है जी हम लोग का, ये 30 मिनट्स से हम क्या समझा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स का जितना भी टाइप का प्रॉपर्टीज हो, जितना भी टाइप का कंसेप्ट हो, ये ग्रैब करना बहुत जरूरी है। अगर ये तुम ग्रैब नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे। क्लियर है? ये वाले चैप्टर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर में ट्राइंगल जब करोगे तब दिक्कत आएगा बेटा, तब दिक्कत आएगा। तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं एनसीईआरटी इज वेरी 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 इजी, मतलब 7, 8, 9, 10 लेवल का एनसीईआरटी में, मतलब बेसिकली सीबीएसई में 80 on 80, 80 में 79 स्कोर करना कुछ बड़ा बात नहीं होता है। सम स्मॉल है, कंसेप्ट छोटा है, बट कंसेप्ट आर इंपॉर्टेंट। बुक छोटा है बट कंसेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। हर एक एक्सरसाइज में देखना 10-12 करके क्वेश्चन है, बट ये 10-12 जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7 to 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गिवन है। हर एक डिफरेंट टाइप्स है, वो डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने से तो तुमको नहीं होगा, अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करना तो तुम कहां से करोगे, डिफरेंट बुक्स रेफर कर लेते हैं, कोई आर.एस. अग्रवाल करते हैं तो कोई अदर बुक रेफर कर लेते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है ये समझना जरूरी है। अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ लोगे देन अदर बुक का क्वेश्चंस तुम बना पाओगे।
क्योंकि आरएस अग्रवाल में क्या होता है ना, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जैसा आरएस में 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गिवन होता है। तो अगर एक क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहा तो 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट अगर एक टाइप का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा तो 10 क्वेश्चन तुम इजीली बना दोगे। क्लियर है कि नहीं बोलो? चलो आगे, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे चलो, अब देखो हम लोग का ये 6.1 जो है एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। इससे पहले जितना सारा कंसेप्ट है, अगर अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वो सारे कंसेप्ट को क्लियर करो पहले, ठीक है, एकदम दिमाग में पुट कर लो, देन आओ यहां पे क्वेश्चन में कैसे करें। अब चलो सीधा का सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान जो है ये पूरा का पूरा स्क्रीन में रखना, ठीक है। इसीलिए हम, मेरा जो वीडियो साइड में आ रहा था ना वो हम नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेट पूरा का पूरा स्क्रीन में करो, क्योंकि स्क्रीन में जब तक पूरा कंसेंट्रेट नहीं करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग का, यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं हम लोग। क्या बताया, देखो एंगल AOC मतलब ये वाले एंगल के बारे में बोला है, एंड BOE ये वाले एंगल के बारे में बताया है। दोनों मिलके हम लोग का क्या है 70 डिग्री बताया है, ठीक है ना। तो देखो इसका नाम दे देते थे ABCDE, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में कर दो DE, ठीक है। ऐसा नेमिंग कर देते हैं हम, अलग अलग नेमिंग, ठीक है, अलग अलग एंगल का अलग अलग नेमिंग। अब देखो बताया गया है कि AOC प्लस BOE, दैट मीन्स मेरे नेमिंग का हिसाब से A प्लस C दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री बताया है, ठीक है। एंड देखो BOD, एंगल BOD क्या है, BOD ये वाले एंगल जो है ये एंगल बताया गया है 40 डिग्री। यहाँ पे हम ये एंगल के बारे में एक और बार बता रहे हैं। देखो एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये जो है दो रे है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट से दो रे निकलेगा, तो जब दो रे निकलेगा तब क्या हो जाता है, यहाँ पे एंगल बनता है। और अगर मान लो इसका नाम ABC है तो हम लोग इसको कैसे लिखेगा, एंगल ABC ऐसे लिखेंगे। तो एंगल B मतलब जिस एंगल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ये बीच में रहता है हमेशा। और अगर इसको अगर ऐसे लिखोगे कि CBA दैट मीन्स वो भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो पूरा कंसेंट्रेट यहाँ पे करो, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री, BOD जो है BOD ऐसे चेक करेगा जो है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री अभी तक देखने का जरूरत नहीं है। अब क्या बताया, फाइंड BOE, तो BOE मतलब ये वाले हमको फाइंड करना है। तो ये वाले जब फाइंड करना है, देखो हम लोग को पता है ना, देखो ये AB एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसा एक एंगल है ना, दिख रहा है, ये एक ऐसा एंगल है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 180 है ना। तो फिर हम लोग के हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो A प्लस C का जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस C प्लस B दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब A प्लस C का वैल्यू दैट इज 70 डिग्री गिवन है, प्लस B दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ रहा है, एंगल B इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि ये वाले B है 110 डिग्री। दैट मीन्स हम लोग को देखो यहाँ पे देखो बताया था कि एंगल BOE ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे BOE, तो ये क्या निकला, BOE नहीं निकला, हम लोग का क्या निकला, COE निकला है ना। तो फिर एंगल COE जो है ये है 110 डिग्री निकला है। अब तुमको यहाँ से ये एंगल C निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो इससे पहले हम लोग रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल लेते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्स मतलब क्या है, उल्टा साइड का, ठीक है, मतलब ये वाले साइड अगर है तो इसका उल्टा वाले साइड के बारे में बोल रहा है, मतलब ये वाले साइड के बारे में बोल रहा है रिफ्लेक्स, मतलब ये तुमको ढूंढना है, ठीक है। ये कैसे ढूंढना है, देखो अगर ये पूरा का पूरा हो जाएगा एक सर्कल तब क्या हो जाता है 360 होता है ना। ये पूरा 360 हो रहा है, तो 360 से ये वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, मतलब हम क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये जो पूरा भाई साहब है ये कितना है 360, अब ये जो भाई साहब है ये कितना है 110 डिग्री। तो रिफ्लेक्स मतलब ये वाले साइड का चाहिए, समझ में आ रहा है, ये अपोजिट साइड। रिफ्लेक्स मतलब जो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स कुछ देर पहले बताया 90 से 180 के बीच में है ना।
तो 90 से 180 के बीच में रिफ्लेक्स होगा कि 180 से 360 के बीच में? हाँ, तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 से 360 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110 डिग्री को, तो आ जाएगा मेरा 250 डिग्री, जो कि यहाँ पे हम लोग का जो आंसर था रिफ्लेक्स, ये कौन सा एंगल का निकला, रिफ्लेक्स एंगल COE। दैट मीन्स ये वाले जो साइड है COE का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो वाला। अगर COE होता तो ये क्या हो गया, ये क्या एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना। ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग का होता है 90 डिग्री से 180 है ना, 180 के बीच में होता है ऑब्ट्यूज, लेकिन यहाँ पे ऑब्ट्यूज नहीं बताया, यहाँ पे क्या बताया, रिफ्लेक्स बताया, तो इसीलिए ऐसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब देखो हम लोगों का ये वाले एंगल निकला है 110 डिग्री, ये पूरा एंगल निकला है 250 डिग्री। अब ये वाले एंगल दैट इज गिवन है क्वेश्चन में, क्या है देखो 40 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो BOD ये जो है 40 डिग्री गिवन है। अब हम लोग का क्या चाहिए, देखो ये वाले एंगल चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक बात को देखो, ये वाले जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना इस लाइन के ऊपर, मतलब CD लाइन के ऊपर ये वाले जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये कितना है, 180 हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 110 डिग्री प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बात पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। ठीक है ना, इसमें से देखो ये वाले पार्ट का वैल्यू गिवन है 110, ये वाले पार्ट जो है क्वेश्चन मार्क, ये वाले पार्ट जो है 40, तो लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन मार्क हम तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे तुम लोग लिख लेना कि लेट एंगल BOE दैट इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पे बस P पुट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे P पुट कर देना एग्जाम में। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 कितना होता है, 150 डिग्री। तो फिर P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 30 डिग्री। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स हम लोगों का BOE का आंसर चाहिए था, ये आया 30 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स COE का आंसर चाहिए था, ये पहले ही आ गया था 250 डिग्री। समझ में आया, इसलिए हमने बताया कि मेरे को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा फोकस करो स्क्रीन में। ठीक है, स्क्रीन में हम समझाएगा, बस कान खुला रखो और आंखें खुला रखो, देखते रहो हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि अच्छे से समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो 6.1 का 1/। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है कि लाइंस XY एंड MN, ये जो है XY है, ये जो है MN है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट एट O में इंटरसेक्ट किया है। ये वाला बॉक्स गिवन है, बॉक्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री है ना, बॉक्स का मतलब है 90 डिग्री। अब देखो इफ POY एंगल POY ये जो है 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है, लिखा गया है। अब देखो A/B इक्वल टू 2:A, तो A का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2x एंड B का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 3x, जैसे हम लोग लिखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन में, जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। अब देखो एक बात समझो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ऐसा एक लाइन है, तो ये इधर अगर 90 है तो इधर कितना होगा, ऑब्वियसली इधर भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, है कि नहीं। इधर 90 डिग्री है, इधर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, तब ना जाके ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनने के लिए इसके ऊपर जो एंगल होता है, ये कितना एंगल होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। तो राइट साइड अगर 90 है तो लेफ्ट साइड कितना बनेगा, 90 बनेगा, है ना। लेफ्ट साइड भी 90 डिग्री बनेगा, पूरा A एंड B मिला के 90 डिग्री बनेगा। अब हम लोग का यहाँ से इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, देखो हम लोग लिख सकते हैं ना कि A प्लस बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब A का वैल्यू है देखो 2x, तो 2x प्लस B का वैल्यू है 3x, तो 3x दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर दो,
5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 4 5 8 ज़ा, है ना। तो फिर x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। अब x का वैल्यू हो गया 18 डिग्री, दैट मीन्स ये a भी निकल जाएगा, b भी निकल जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे अब सब्सटीट्यूट कर दो, इसको हटा दो, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो 2 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा 36 डिग्री। यहाँ पे 3 इंटू 18 डिग्री कितना हो जाएगा 54 डिग्री, है ना। अब देखो इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या वैल्यू आया, मेरा ये वाले जगह 90 डिग्री आया, a का वैल्यू आया 36 डिग्री आया, b का वैल्यू आया 54 डिग्री आया, ठीक है। अब c चाहिए, कैसे निकलेगा। देखो ये वाले जो एंगल है 180 है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लाइन है 180 है ना। बात को समझना, इसको ये जो लाइन है ये क्या है 180 है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। b का वैल्यू 54 डिग्री है हम लोग के पास, तो प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब c का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो c का वैल्यू फाइनल आंसर क्या आ रहा है बोलो, सब्ट्रैक्ट करो 180 से 54 को सब्ट्रैक्ट करो। तो 180 से 54 को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आता है 6, 8 कैंसिल करके आता है 7, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 126, तो 126 डिग्री आ रहा है, जो कि हम लोग को फाइंड करना था। तो क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं बोलो, एक और बार बताए, चलो एक और बार बताते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में हम लोगों का क्या गिवन था, क्वेश्चन में हम लोगों का गिवन था कि a/b इक्वल टू 2:3। तो हम लोग लिख सकते हैं ना a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 3x, मतलब हम लोग लेट कर लेगा, ठीक है, a 2x b 3x। अब बताया क्या गया है फाइंड c। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका राइट साइड में 90 डिग्री है, तो हम लोग का लेफ्ट में भी 90 होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है 180 है। तो राइट में अगर ओनली इधर अगर ओनली 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग वहीं से इक्वेशन बनाया कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आया, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है, a का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे था 2x, b का वैल्यू हम लोगों को था 3x, तो a प्लस बी कर दिया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है 5x इक्वल टू 90, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 18 डिग्री। अब क्या किए, ये x का वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किए, मतलब 2x जो था ना x के जगह पे पुट किए, तो एक आया 36, एक आया 54। अब क्या किए, अब यहाँ पे रिराइट किए, इधर जो है 90 डिग्री, इधर जो है 36, इधर जो है 54 डिग्री। अब ये वाला चाहिए था, तो कैसे करेंगे, हम देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एक एंगल है, इस एंगल का कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो फिर मैंने इक्वेशन बना लिया कि b प्लस सी इक्वल टू 180, b का वैल्यू हम लोग के पास है 54 पुट कर दिया, c का वैल्यू पता नहीं था तो निकल गया, समझ में आया। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, एकदम धीरे धीरे समझना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जो बच्चे को जल्दी है पढ़ने का तो फिर तुम लोग क्या करना, वीडियो को फर्स्ट फॉरवर्ड कर लो या फिर 2x में देख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को तुम ऐसे ही बना दोगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को ग्रैब करो अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, दैट मीन्स पी क्यू आर, दैट मीन्स ये वाला एंगल एंड पी आर क्यू, ये वाला एंगल इक्वल है, बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग को प्रूव करने दिया है कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, दैट मीन्स पी क्यू एस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये जो है 180 डिग्री है, ये जो है 180 डिग्री है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये मिलके कितना हो रहा है
180 डिग्री इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू मिलके कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो 180 इक्वल टू 180 हो ही सकता है, मेरा लॉजिक सेम है, करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है ना। देखो पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है, तो किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में और एंगल पी क्यू एस ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो कि 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे पी क्यू एस को रखो, पी क्यू आर को भी रखो, पी क्यू आर को भी रखो, यहाँ पे एंगल पी आर टी को भी रखो, प्लस ये जो पी आर क्यू है ना इसके जगह पे एंगल पी क्यू आर लिख दो, एंगल पी क्यू आर लिख दो। लिख ही सकते हैं क्योंकि ये वाले एंगल एंड ये वाले एंगल इक्वल है, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। जो बच्चे का मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर पी क्यू आर की जगह पे तो पी आर क्यू लिख सकते हैं, हाँ बेटा वो भी लिख सकते थे, ठीक है, वो भी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट, अब मेरा लिखने का मतलब क्या है, क्यों लिखा है। अब क्या करेंगे देखो, एंगल पी क्यू एस दैट इज इक्वल्स टू, ये एस है, एंगल पी क्यू एस दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी क्यू आर। दैट मीन्स हम क्या करा, ये प्लस जो पी क्यू आर था इसको राइट साइड भेज दिया, तो भेज दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब जब नेगेटिव आ गया, जैसे कि +2 -2 क्या होता है, कैंसिल होके 0 हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस दैट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, है ना, क्योंकि प्लस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया तो क्या है, 0 है, तो फिर वो 0 बैठा ना बैठना सेम है। तो फिर अब जो है ये बचा पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। अब चेक कर लो, यही तुमको प्रूफ करने के लिए दिया था, प्रूव्ड, ब्रैकेट में रखो। समझ में आया क्या, कुछ नहीं है, सम्स बहुत इजी है, बस तुमको ध्यान से समझना है, ठीक है। पहले हम क्या किए, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 तो वही लिखा, देन दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 तो वो लिखा। अब क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों इक्वल है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया हमने, एंगल पी क्यू आर में दोनों को लिख दिया। अब क्या किए, एंगल पी क्यू आर को एक साइड में लेके आए, चाहे वो तुम राइट पे कर सकते हो, चाहे वो तुम लेफ्ट साइड में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, बट देखना कि दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो, तो जो बचा यही हम लोग का आंसर चाहिए था। जो बच्चे का ऐसा फील हो रहा है कि सर आपने ऐसा भी तो हो सकता था कि पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस 1, क्योंकि सर यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो 1 तो वहाँ पे हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। मान लो कि +3 -3 कैंसिल आउट होके 0 होता है, +2 -2 कैंसिल आउट होके 0 होता है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना। 2/2 कैंसिल आउट होके 1 होता है, 3/3 कैंसिल आउट होके 1 होता है, मतलब डिवीजन के टाइम 1 होता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम जब वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर वुड बी 0 हो जाता है वहां पे, इसीलिए ये हट गया। तो समझ में आया। तो सॉल्यूशन क्या है, ये जो है ये टिक विक हटा देते हैं, ये जो है यही सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन कॉपी कर लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं कि इस चैप्टर में सॉल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुमको सॉल्यूशन कहीं पे भी मिल जाएगा, सॉल्यूशन कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन प्रोसेस समझना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन का प्रोसेस समझना होता है कि कैसे करें, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चलो आगे, कंसेप्ट वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बताया, x + y = w + z, है ना, मतलब x + y एंड w + z ये दो जो है ये दोनों मिलके एंड ये दोनों मिलके इक्वल है, और बता रहा है कि ये तुमको प्रूफ करना है कि AOB जो है ये एक लाइन है। तो देखो एक लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे प्रूव होगा, इसके ऊपर एक पॉइंट लेके ये 180 डिग्री है कि नहीं वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो मेरे को डायग्राम देख के हमको लग रहा है कि ये y + x 180 है, ये z + w ये भी 180 है, तो फिर
180 एक ही जगह पे हो सकता है कि अगर वो एंगल एक लाइन के ऊपर लाई करता है। कोई भी एंगल, मतलब एक रे ऐसा है, दूसरा रे ऐसा है, तब भी जाके ये वाला जगह पे 180 डिग्री हो सकता है, और कोई केस नहीं है, और कोई केस नहीं है। तो फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुमको यूटिलाइज करना है, ठीक है, तुमको यूटिलाइज करना है। कैसे? हमको तो इमेज देख के मतलब समझ में आ ही रहा है कि ये 180 है, इधर 180 है, इधर 180 है, और दो इक्वल भी बताया है, तो फिर ये तो स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। बट प्रूफ कैसे करेगा? देखो, तुमको प्रूफ करना है कि ये दोनों मिलके 180 हो रहा है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों मिलके तुमको 180 हो रहा है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, मेरा ये गिवन है ना, तो फिर हम क्या ये लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिलके हो रहा है 360, ये लिख सकते हैं ना। ये चारों मतलब चार एंगल मिलके 360 हो रहा है ना। अब जो है यहाँ पे देखो गिवन है कि x प्लस वाई के जगह पे हम लोग w प्लस जेड लिख सकते हैं, तो चलो फिर लिख दो x प्लस वाई के जगह पे w प्लस जेड, और इधर तो z प्लस w था ही, दैट इज इक्वल्स टू 360। समझ में आया? अब देखो w प्लस w, जैसे कि x प्लस x क्या होता है, 2x होता है, वैसा ही करके w प्लस w हो जाएगा 2w, प्लस यहाँ पे z प्लस z हो जाएगा 2z, दैट इज इक्वल्स टू 360। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेके w प्लस z इक्वल टू 360। अब क्या है, w प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2, तो w प्लस z क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। बस मेरा काम खत्म। अगर w प्लस जेड 180 है तो x प्लस वाई भी 180 है। तो अगर कोई भी एक लाइन का कोई भी एक लाइन का इधर भी 180 है, इधर भी 180 है, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं सो AOB इज अ लाइन। खत्म बात, यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में प्रूव्ड। समझ में आया? क्वेश्चन को समझना है बस, और कुछ नहीं। हम लोग को डायग्राम देख के समझ में आ रहा था कि क्या होगा, बट हमको प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे और लिखना जरूरी है, ठीक है। जब भी इक्वेशन सॉल्व करोगे और लिखना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रूफ कैसे कर रहे हैं, प्रूफ करना इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। रे OR जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इधर भी 90 इधर भी 90, तो मतलब हम लोग के पास बन रहा है कि OQR जो है 90, तो फिर OQR ये जो है 90 बन रहा है। दूसरा वाला फंडा क्या बन रहा है, देखो ये जो POR मतलब एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल POR दैट इज इक्वल्स टू 90। अब देखो यहाँ पे एंगल POR जो है यहाँ पे दो एंगल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल POS प्लस एंगल SOR या फिर ROS दैट इज इक्वल्स टू 90। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये यहाँ तक पढ़ के हम लोग इतना देखा, ठीक है। अब क्या है, देखो OS इज अनदर रे, OS जो है ये अनदर रे है बिटवीन द रेज OP एंड OR, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो है भाई साहब को हम लोग को प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, ये जो है RHS से हम लोग LHS को सॉल्व करेगा, ठीक है। ये मेरे लिए ईजी लगता है। यहाँ पे जो है देखो हाफ इनटू ब्रैकेट में क्या है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। हम लोग क्या करेंगे, RHS लिख रहे हैं, ठीक है। QOS माइनस POS हाफ है। अब देखो हाफ ब्रैकेट में QOS, तो फिर QOS को क्या लिख सकते हैं, देखो क्या क्या है यहाँ पे, QOS इसको क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, तो वो लिख दो। क्या लिख सकते हैं, ROS प्लस एंगल ROS प्लस ROQ लिख सकते हैं। इसको ये लिखा, ठीक है, माइनस अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये POS एंगल POS है, तो देखो यहां पे भी है ना POS,
तो फिर एंगल POS इक्वल टू 90 माइनस एंगल ROS लिख सकते हैं ना। POS को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ पे लिख लो कि 90 माइनस एंगल ROS, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो, इसको भी अगेन सेकेंड ब्रैकेट में रख दो, ठीक है। अब क्या है देखो, हाफ ब्रैकेट में ये जो है ना एंगल ROS प्लस एंगल ROQ माइनस यहाँ पे है 90 डिग्री, माइनस माइनस में प्लस, यहाँ पे एंगल ROS आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना ROQ है ना, देखो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो ROQ का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू 90 डिग्री दैट इज गिवन। यहाँ पे मैंने लिखा था ROQ या फिर OQR 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ROQ और OQR जो है यहाँ पे 90 डिग्री इसकी जगह पे पुट कर दो, तो फिर क्या लिख सकते हैं, हाफ ब्रैकेट में एंगल ROS प्लस 90 माइनस 90 प्लस एंगल ROS, है ना। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट, हट गया, तो फिर एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो फिर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 एंगल ROS हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली एंगल ROS इजीली निकल रहा है, जो कि हम लोग का प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू LHS, मतलब RHS से हम लोग LHS निकाले। ये जो है इसको ऐसे लिखना है, इक्वल टू LHS ब्रैकेट में प्रूव्ड। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट तुम कैसे कर रहे हो, कौन सा वाले मेथड समझ रहे हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स का मानना यह है कि सर यहाँ पे आपने RHS से क्यों निकाले, LHS से भी तो आ सकता था, ROS से भी तो आ सकता था, बेटा आ सकता था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैंने देखा QoS को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो कर दिया। POS के बारे में वैल्यू था, तो POS को हम मतलब एंगल ROS में लिख सकते हैं, तो फिर इजीली लिख के आगे मतलब आगे बढ़ गया, तो फिर यहाँ पे कैंसिल आउट होके आंसर आ गया। तुम कोई भी मेथड चूज करो, बट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। यहाँ पे समझ में आया, तो ये वाले क्वेश्चन देखो, ये एंगल POR इक्वल टू 90 ये गिवन था, एंगल POR इक्वल टू 90, ये तो हम लोग निकाले क्योंकि राइट साइड 90 था, तो लेफ्ट साइड विल बी 90, तो ये निकाल लिए, ये गिवन था, ठीक है। अब यहाँ से एक स्टेप करके ये वाला रख दिया था। अब जब यहाँ पे एंगल QoS है, तो QoS को ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा QoS लिखा है। अब POS को यहाँ पे ROS से निकाल लिया, इसको ये लिख सकते हैं। अब मैंने क्या करा, बस साइन को मल्टीप्लाई करा, माइनस 90 हो गया, ये माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब ये जो है इसका ROQ का वैल्यू गिवन था, चेक करो क्वेश्चन में, ये जो है ROQ इसका वैल्यू 90 डिग्री गिवन है, तो 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है ना, फटाफट आंसर आ गया। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होके हो गया। यहाँ पे देखो x प्लस x क्या होता है 2x, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS, ऐसा हो जाता है। चलो ना मूविंग ऑन टू द 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में तुमको डायग्राम गिवन नहीं है, तुमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे देखो, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। तो फिर एक एंगल ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है, एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर लो। ये वाला एंगल है क्या है XYZ, तो यहाँ पे Y है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Z है, XYZ। ये जो है एंगल हम लोग का 64 डिग्री है। अब क्या है देखो, XY जो है ये प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है, ये Y है, यहाँ पे है Y जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, कर दिया। अब क्या, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट, रे जो है YQ किधर है, अच्छा YQ बनेगा, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, तो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है एक रे
जो है ये क्या है वाई क्यू, मतलब यहाँ पे क्यू बन रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इधर एंड इधर जो है ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, बाइसेक्ट मतलब आधा कर रहा है, ठीक है, आधा कर रहा है। तो फिर फाइंड एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, मतलब ये वाले एंगल ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, मतलब क्या क्या ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, देखो एक्स वाई क्यू, ये वाले एंगल हमको ढूंढना है जो पिंक से मैंने मार्किंग किया, एंड क्या बोल रहा है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो फिर क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स ढूंढने के लिए बोल रहा है, मतलब इधर वाला पार्ट भी बोल रहा है, मतलब क्यू वाई पी का उल्टा साइड। अब देखो दो मैंने, अच्छा चलो पिंक और एक ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, पिंक और एक ग्रीन कर दिया। अब देखो थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो ये पार्ट ही पिंक है ना, ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट पिंक है ना, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है पिंक है ना, तो फिर ये उल्टा साइड ये कितना है 180 है, ध्यान से समझो, ये पीछे वाला जो साइड है ये वाला साइड क्या है 180 डिग्री। तो फिर अगर हम लोगों का ये वाला पिंक वाला जो एंगल मैंने मार्क किया है, ये वाले एंगल अगर आ जाता है हम लोगों का, तो फिर उसके साथ 180 ऐड कर देगा, है ना, 180 ऐड कर देगा, तो फिर ये रिफ्लेक्स एंगल पूरा आ जाएगा, है ना। ये मेरा एज्यूम्पशन है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा करके, अरे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा करके निकलेगा, लेकिन ऐसा करके ही निकलेगा ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा निकलेगा, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पे y है, ठीक है। अब चलो पहले ये वाला पार्ट हमको ढूंढना है, तो देखो ये दो सेम है, इसलिए इसको x एंड इसको x ले लेते हैं, ये वाले भाई साहब x है। अच्छा x तो हम लोग हमेशा लेते हैं, तो x ना लेके हम कुछ और ले लेते हैं, हम यहाँ पे मान लो कि m ले लेते हैं, ये m है ये m है, ठीक है, दोनों सेम है इसीलिए सेम नेमिंग कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाले जो पूरा भाई साहब है ये क्या है 180 ना, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरा भाई साहब है ये क्या है 180। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं m प्लस m प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2m दैट प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये लिख सकते हैं कि 2m इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो 2m दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या निकल रहा है 180 से 64 सब्ट्रैक्ट करने में क्या निकल रहा है 116, है ना, 116 वही निकल रहा है ना। तो 180 से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आ रहा है 6, 18 से 60 मतलब 18 से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, 6 से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 126 आ रहा है, नहीं 116 ही आ रहा है, यहाँ पे 8 कैंसिल करके 7 आएगा, ठीक है ना, 6 से 7 1 तो 116, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 116, तो अब ये 2m इक्वल टू 116 दैट मीन्स ये दोनों मिलके हैं 116, तो फिर m कितना हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कैंसिल आउट कर दो, तो m इक्वल टू, ये करना भी नहीं है, ये 2m से ये करना भी नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पूरा पार्ट ही तो 116 है ना। और मेरे को जो बताया था कि फाइंड एक्स वाई क्यू, तो देखो एक्स वाई क्यू मतलब ये पूरा एंगल चाहिए था, ये पूरा एंगल चाहिए था, है ना, ये पूरा चाहिए था। अच्छा तो 64 के प्लस m ऐड करना पड़ेगा, तो m निकालना पड़ेगा, m जो है 116 बाई 2, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 5 जा 10, 11 1 2 8 जा, तो फिर m का वैल्यू क्या आ रहा है 58 डिग्री, है ना, समझ में आया। तो m का वैल्यू क्या आ रहा है 58 डिग्री। अब क्या है देखो ये वाला आ गया मेरा 58 डिग्री, दिस वन इज 58 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या है, देखो एक्स वाई क्यू दैट मीन्स ये वाले एंगल हमको ढूंढना है। तो ये ऊपर वाला क्या है 64 डिग्री, ये नीचे वाला क्या है 58 डिग्री, तो फिर दोनों को सिंपली ऐड कर देगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो है 58
प्लस 64 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 8 + 4 12 का 2 कैरी 1 6 1 7 + 5 12 तो फिर क्या आ रहा है 122 डिग्री। सही किए कि गलत? अब देखो तुमको क्या ढूंढना है रिफ्लेक्स QYP। तो यहाँ पे QYP ये वाला पार्ट था, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये पीछे वाले ढूंढना है। तो फिर रिफ्लेक्स एंगल QYP क्या हो जाएगा 122 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि इधर वाला जो है 180 है ना, तो 180 ऐड कर दो तो फिर यहाँ पे आएगा 2 12 + 8 हो जाएगा 20 तो 202 डिग्री। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक और एक आंसर आ सकता है, जो है इसको हटाओ। देखो मेरा ये आया था है ना, तुमको रिफ्लेक्स PYQ चाहिए, दैट मीन्स ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए। ये जो है 58, तो फिर रिफ्लेक्स एंगल QYP दैट इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है 360 से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 360 से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ रहा है 302 डिग्री। अरे अलग आ रहा है, तो यहाँ पे सेम आंसर आना चाहिए। चेक करो यहाँ पे क्या गलती हुआ। अच्छा यहाँ पे 3 होगा है ना, मैंने एडिशन में गलती किया है, क्योंकि 122 + 180 यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 8 + 2 10 का 0 कैरी 1 302। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। ये और है, ठीक है, मतलब ये वाले और ये वाले भी कर सकते हो। आइदर ये निकाल के इसके साथ 180 ऐड कर दो तब भी जो आंसर आएगा, ये पूरा जो है 360 है, 360 से 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वही का वही आंसर आएगा। समझ में आया? क्लियर है? एक और बार समझाना है, चलो बताते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना। पहले जो था मेरा यहाँ पे बताया था दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये बाइसेक्टर था। बाइसेक्टर जब होता है ये और ये इक्वल होता है, तो ये जो भाई साहब है m है, ये जो भाई साहब है m है, मैंने ये दोनों को m लिया है। यहाँ पे क्या है दिस वन इज 64 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्या है एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो है y, इसके ऊपर ऐसा एक एंगल बन रहा है। तो ये वाले एंगल को हम लोग क्या करेंगे तीनों को ऐड करके 180 कर सकते हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू निकला 58, ठीक है। तो m का वैल्यू 58, m का वैल्यू 58। अब m का जब निकल गया, अब मेरे को चाहिए था क्या ये वाले पार्ट का वैल्यू चाहिए था। तो ऊपर वाला मतलब यहाँ तक का वैल्यू 64 गिवन था, ठीक है, 640 लिख दिया। यहाँ पे 64 डिग्री गिवन था और नीचे पार्ट का 58 आ गया, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो आ गया 122 डिग्री, है ना। 58 + 64 एडिशन सही हुआ, 58 64 12 का 2 कैरी 1 5 1 6 6 12, हाँ 122 डिग्री। तो फिर ये वाले चाहिए था, तो ये 122 डिग्री। समझ में? अब जो है तुमको रिफ्लेक्स जो है पूछा था XYQ जो है पूछा था, एंड रिफ्लेक्स QYP, तो QYP का उल्टा साइड जो है यही भी पूछा था। तो हम लोग इसका 2 मेथड दिखाया, ये है मेथड 1, दूसरा वाला है मेथड 2। क्या दिखाया? आइदर कर सकते हो ये इसके साथ 180 ऐड कर दो, इधर जो है 180 है, क्यों? क्योंकि ये भी स्ट्रेट एंगल है ना, इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है। यहाँ पे तुम्हारा ये वाला एंगल एक बन रहा है, तो ये है 180 प्लस प्रीवियस 122, तो 302 आया। एंड देन अगेन रिफ्लेक्स जो है वो पूरा जो है 360 से 58 को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब है 6.2 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ध्यान से देखो। अब चलो बनाते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये एक कंसेप्ट है। ये क्या है 6.2 का कंसेप्ट है। मतलब क्या है देखो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन क्या है पैरेलल लाइन है। यहाँ पे जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का क्या होगा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। दैट मीन्स ये एंड ये क्या है इंटीरियर एंगल। तो फिर ये जो इंटीरियर एंगल है ना,
ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। मान लो कि ये है ए, ये है बी, तो फिर a प्लस बी विल बी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? जैसा कि अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें, तो फिर दिस प्लस दिस, ये जो है ऑल्टरनेट एंगल, तो फिर मिलके 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे मान लो कि ये जो है दिस प्लस दिस मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इंटरनल जो है मतलब इंटीरियर एंगल्स जो है, ये दोनों का सम जो है 180। समझ में आ रहा है? तो ये सारा है जो है कंसेप्ट, और यही सारे मतलब यही एक ही कंसेप्ट है जो कि 6.2 में हम यूटिलाइज करेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते सम्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्या होता है, एक कंसेप्ट है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल। तो फिर मैंने कुछ ऐसा करके कुछ बताया था, है ना? क्या क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारा बताया था। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एंड ये जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होता है। यहाँ पे सिमिलरली ये वाले एंगल एंड ये वाले एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होता है। यहाँ पे भी दिस एंगल वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होता है। मतलब अगर ए बी सी डी होता है तो फिर ए इक्वल टू सी होता है एंड बी इक्वल टू डी होता है। बात समझ में आया? मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होता है। मतलब एंगल ए और एंगल सी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और जो कि इक्वल होता है। मैंने बताया था, तो स्टार्टिंग से ही देखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि 6.2 ओनली देख रहे हो, ऐसा मत करना, एकदम स्टार्टिंग से चालू करना। तो यहाँ पे भी सेम, अगर ये x y z p होता है तो फिर y का वैल्यू p के साथ इक्वल होता है एंड x का वैल्यू z के साथ इक्वल होता है। तो कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे सिमिलरली क्या होगा, मैंने जो बताया था कि ये x प्लस वाई जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना? और फिर देखो ये जो है ना, ये y एंड इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, सेम है। तो अगर इस साइड में y है तो फिर इस साइड में भी y होगा, है ना? समझो इस बात को। देखो यहाँ पे जो है 3 लाइन है, ऐसा करके गिवन है, ठीक है? मैंने क्या बताया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, जो यहाँ पे लिखा है। एंड अगेन हम लोग का लॉजिक से दिस इक्वल टू दिस है, मतलब ये अगर y है तो दिस विल बी y। एंड अगेन ये वाले y एंड ये वाले z जो है को इंटीरियर एंगल हो रहा है ना, मतलब ये वाले पैरेलल के इंटीरियर में है। तो फिर अगेन y प्लस z दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या हम ये लिख सकते हैं? यहां तक समझ में आया? मैंने जो कंसेप्ट बताया अभी जो कंसेप्ट अभी बताया, क्या कंसेप्ट बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, है ना? तो फिर यहाँ पे देखो y इज टू z जो है ये गिवन है। क्या गिवन है? y इक्वल टू 3x ले लेंगे, लेट कर लेंगे, एंड z इक्वल्स टू 7x ले लेंगे। अब y एंड z है तो y एंड z में वैल्यू बिठाओ, तो यहाँ पे क्या होता है 3x प्लस 7x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल कर दो, तो x का वैल्यू आ जाता है 18 डिग्री। अब तुमको पूछा है कि x का वैल्यू क्या है। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अगर रेशियो में होता है तो 3x 7x लेते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ही x है, तो हम लोग क्या करेगा, ये 7x ना लेके इसको p ले लेंगे, ठीक है? मतलब कोई भी वेरिएबल, अलग वेरिएबल ले लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोगों का क्या निकलेगा, p निकलेगा, क्योंकि मैंने p लिया है तो फिर यहाँ पे p निकलेगा, ठीक है? क्लियर है अभी तक? अब चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया, हमको x का वैल्यू मतलब ये वाले वैल्यू ढूंढना था, तो फिर p का वैल्यू अगर आ गया तो ये p का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्योंकि 3 इंटू 18 डिग्री कितना होता है 54 डिग्री। यहाँ पे क्या 7 इंटू 18 डिग्री कितना होता है 126 डिग्री, है ना?
अब देखो इस बात को समझो, देखो ये जो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि हम बता पाए। देखो हम लोगों का अभी तक क्या क्या आया, z आ गया है 120, तो फिर z जो है ये 126 डिग्री, ये y आ गया है 54 डिग्री, y आ गया है 54 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो अगेन उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर x का वैल्यू हमको चाहिए, y का वैल्यू हम लोग के पास है 54 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब आंसर क्या होगा वो तुम लोग कमेंट करना। ठीक है, क्या हो रहा है, 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो 30, 126 ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये वाले क्वेश्चन समझ में आया ना, वही वाले लॉजिक से किए। पहले तो ये दो इक्वेशन आया हम लोगों का, फिर हम लोगों का y एंड z गिवन था, तो लेट y इक्वल टू 3p एंड z इक्वल टू 7p। p क्यों लिया गया, क्योंकि जनरली तो हम लोग 3x 7x लेते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी x है, तो अगर क्वेश्चन में x y z है तो x y z छोड़ के कोई भी वैल्यू लेना था, मतलब कोई भी वेरिएबल लेना था, तो इसलिए मैंने p ले लिया था, सिंपल सा। अब ये y एंड z का वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो p आ गया, अब p आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करके x निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे देखो। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या बताया है कि इफ AB पैरेलल CD, ठीक है ना, AB जो है CD का पैरेलल है, ये सिंबल का मतलब होता है पैरेलल, पता है। अब EF परपेंडिकुलर CD, देखो EF जो है ये जो है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 होगा, और ये दो पैरेलल है तो ये भी 90 ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है और हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर है जो कि ये 90 है, तो ये 90 है तो इसका ऑपोजिट साइड भी 90 होगा। और सिमिलरली ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन एग्जैक्ट पैरेलल है, तो फिर यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ऊपर में भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक। अब आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। देखो GED मतलब ये जो पूरा भाई साहब है ये बताया गया है कि 126 डिग्री, ठीक है, ये बताया गया है 126 डिग्री। अब तुमको कुछ एंगल्स जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं कि कौन सा वाला एंगल फाइंड करना है। देखो AGE एंगल AGE, अच्छा ये बाहर वाला एंगल एक तो फाइंड करना है। GEF अच्छा ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड क्या करना है, देखो FGE मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। देखो ये वाले जो एंगल है इसको हम लोग x ले लेते हैं, ये वाले मतलब एंगल GEF, लेट एंगल GEF दैट इज इक्वल्स टू x। तो फिर देखो ये वाला पार्ट x है, ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक हुआ कि नहीं। ये वाला पार्ट x एंड ये वाला पार्ट जो है 90 है ना, तो फिर x प्लस 90 इक्वल टू 126, तो फिर x इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 36 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ये x जो है ये x निकल गया, ये निकल गया 36 डिग्री। समझ में आया, सिंपल सा लॉजिक। अब देखो ये 36 डिग्री आ गया तो ऊपर में ये क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AB पैरेलल टू CD, तो फिर एंगल GFE दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री होगा, GFE 90 डिग्री। अब क्या करेंगे 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस
इस वाले एंगल को हम लोग P मान लेते हैं, प्लस P दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ये जो है एक ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर 36 प्लस 90 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6, 9 प्लस 3 यहाँ पे 126 प्लस P दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब P का वैल्यू क्या आएगा, 180 माइनस 126 डिग्री, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 54 डिग्री, है ना। P का वैल्यू आ रहा है 54, तो फिर ये वाले जो P है इसका वैल्यू कितना आ रहा है 54 डिग्री, 54 डिग्री। समझ में आ रहा है, P का वैल्यू है 54 डिग्री। अब देखो यहाँ पे और लिखना है, ठीक है ना, और लिखते चलना, और को मत छोड़ना, और मतलब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसीलिए और लिखना पड़ता है। अब देखो ये वाले एंगल ढूंढना है, तो ये तो सिंपल है ना। कैसे, देखो ये वाले पार्ट क्या है 180 है ना, ये वाले पार्ट बहुत ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट 180, ये वाले पॉइंट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस वाले एंगल को ले लो, तुम कौन सा वाले ले सकते हो, इस वाले एंगल को Q ले लो। तो फिर हम लिखेंगे कि P प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग का ये P का वैल्यू गिवन है दैट इज 54 डिग्री प्लस Q दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब Q का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो फिर फाइनली Q का वैल्यू आ रहा है, कितना आएगा बोलो, 180 से 54 को सब्ट्रैक्ट करो 126 डिग्री आएगा। तो फिर फाइनली हम लोग का क्या क्या निकला, देखो एंगल AGE जो चाहिए था, AGE मतलब हम लोग Q लिया था, Q का वैल्यू 126 डिग्री आया है ना। ये जो है 126 डिग्री। ये जो है एंगल GEF मतलब ये जो आया था 36 डिग्री। एंड यहाँ पे FGE मतलब ये जो है 54 डिग्री। समझ में आया। कहाँ से चालू किए, यहाँ से चालू किए, क्योंकि इसको x ले लिया, x प्लस दिस मतलब 90 इक्वल टू 126। तो ये वाला x निकल गया, तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, क्योंकि ये वाला 90 हम लोग को पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। तो P निकल गया, तो यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब स्ट्रेट एंगल वाला प्रॉपर्टी 180 होता है ना। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स जो है सम 180 होता है, तो फिर वो लगा दिए, तो फिर क्वेश्चन बन गया। समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, PQ पैरेलल ST, PQ जो है ST का पैरेलल है, PQR 110 डिग्री गिवन है, RHT 130 डिग्री वो भी गिवन है। फाइंड QRS मतलब ये वाले एंगल जो है तुमको ढूंढना है। क्या हिंट दिया है, देखो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST से मतलब थ्रू पॉइंट R, ST का पैरेलल मतलब XT को एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लाइन आ रहा है ना। तो थ्रू R एक ऐसा पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिर डायग्राम ऐसा कुछ होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये S एंड R ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। क्यों ट्रांसवर्सल होगा, अब देखो ट्रांसवर्सल हुआ दैट मीन्स ये अगर 130 है तो यहाँ पे ये पूरा भी 130 होना पड़ेगा ना। बहुत ध्यान से देखो, ये 130 है तो ये 130 होना पड़ेगा। कैसे, देखो ये और ये पैरेलल है, यहाँ पे ये वाले लाइन है, तो देखो दिस एंड दिस क्या हो जाता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ना, है ना। तो फिर दिस एंड दिस मैंने क्या बताया था, इक्वल होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था। तो ये अगर पार्ट 120 है तो दिस पार्ट विल बी 130, है ना। मतलब ये अगर 130 है तो ये वाला 130 बनेगा, पूरा 130 बनेगा। अब देखो ये पूरा जो है 130 है, तो आगे अब क्या सोच सकते हैं, सोचो। देखो एक सिंपल रूल मैंने क्या बताया था इस चैप्टर का स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि इंटीरियर मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होता है 180 डिग्री। मतलब ये A है ये B है तो A प्लस B हो जाता है 180 डिग्री। चैप्टर का स्टार्टिंग में बताया था ना, वही वाले लॉजिक यहाँ पे भी यूटिलाइज करेंगे। देखो ये 130 है तो ये वाला कितना बनेगा, है ना, ये वाला कितना बनेगा। तो फिर 130 डिग्री प्लस इसको x ले लो प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू
180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, है ना। तो कितना बन रहा है यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है। तो x का वैल्यू जो है ये बन रहा है 50 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब देखो यही सिमिलर लॉजिक से हम लोग ये वाले एंगल का भी निकाल सकते हैं, है ना। 110, ये 130 जो है पूरा का है, ये पूरा का है ना। ये 130 जो है पूरा का है, लेकिन उससे कुछ मेरा मतलब नहीं आ रहा है, मतलब कुछ बन नहीं रहा, कुछ बना नहीं पा रहे हैं। तो देखो हम ये 110 एंड ये जो है ये दोनों मिलके क्या होगा 180 होगा, मतलब दिस प्लस दिस, क्योंकि इंटीरियर, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है ना, ये भी तो एक लाइन है, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि 110 डिग्री प्लस y ले लो, इसको y ले लो, y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो कितना आ रहा है बोलो, यहाँ पे आ रहा है 70 डिग्री, है ना। तो ये y का जो वैल्यू है ये आ रहा है 70 डिग्री। अब ये बीच का तो हम लोग ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि तीनों का तीनों एंगल जो है इसको तुम अब z ले लो, तो फिर हम लोग लिखेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x का वैल्यू हम लोग के पास है 50, y का वैल्यू हम लोग के पास है 70 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब जो है z का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है ना। तो z का जो वैल्यू है ये आ रहा है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो फिर हम लोगों का ये जो ढूंढना था, ये जो QRS ढूंढना था, ये आ गया एंगल QRS ढूंढना था, ये आ गया 60 डिग्री। समझ में आया। चलो एक और बार समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हम लोग को हिंट दिया गया था, लेकिन बिना हिंट का भी कर सकते। देखो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे भी है एक पैरेलल लाइन, हम लोग बना लेंगे। हाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये बीच का जो है ये बीच का भी पैरेलल लाइन ही है इसका, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, देखो इंटीरियर जितना सारा एंगल होता है सम कितना होता है 180 होता है ना। तो फिर देखो यहाँ पे ये जो है दिस प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 है, तो फिर हम लोग को ये निकल गया 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये 110 प्लस दिस इक्वल टू 180 है, तो फिर यहाँ पे आ गया 70 डिग्री। समझ में आ रहा है। इसको हम लोग x लिया था, इसको हम लोग y लिया था अकॉर्डिंग टू मेरा वैल्यूज, ठीक है। x लिया था, इसको y लिया था। अब ये बीच का चाहिए था, अब फाइंड कर लो। यहाँ पे इसको z लिया था बेटा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो z आ गया। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखो हम बहुत स्लो समझा रहे हैं ताकि तुम लोगों का पूरा चीज समझ में आए, और हम ऐसे समझा रहे हैं साइड में मेरा जो वीडियो आता है ना वो भी नहीं दे रहे, क्योंकि पूरा का पूरा टोटल कंसेंट्रेशन स्क्रीन में होना चाहिए तुम्हारा, मेरी तरफ भी ध्यान नहीं आना चाहिए। पूरा ध्यान स्क्रीन में तो अच्छे से समझो ताकि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये बना पाओ, ठीक है। अच्छा अब देखो एक और एक कंसेप्ट हमने बताया था। यहाँ पे जो है देखो एंगल APQ है 50, APQ ये 50 गिवन है, PRD 127, PRD 127। अब x एंड y फाइंड करना। देखो एक हमने एकदम स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट समझा रहा था एक ऐसा मेथड बताया था या फिर ऐसा कंसेप्ट बताया था कि ये वाले जो एंगल होता है ये दोनों का सम होता है। याद आया। मतलब द एक्सटीरियर एंगल इसका क्या होता है, कैसे याद रखोगे, एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। समझ में। मतलब ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या हो जाता है A प्लस बी दैट इज इक्वल टू C। मतलब ये जहां पे एंगल बनेगा उसका ऑपोजिट साइड का इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है। मतलब डायग्राम अगर ऐसा है, मतलब मान लो कि इसको एक्सटेंड किया है, तो क्या होगा दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। समझ में आया। अगर डायग्राम
ऐसा होता है और इसको एक्सटेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल जो एंगल है दिस इज इक्वल टू, इसका ऑपोजिट साइड ये है, दिस रिलेटेड दो जो एंगल है ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, सेम होता है, मतलब ये अगर है कि मान लो कि 160 डिग्री तो ये दोनों का सम हो जाएगा 160 डिग्री। समझ में आ रहा है, इक्वल होता है। ठीक है, ये जो हम लोग का कंसेप्ट था, तो यही वाले कंसेप्ट से हम लोग बनाएगा कैसे, देखो यहाँ पे x गिवन है, यहाँ पे y गिवन है और यहाँ पे 127 गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 127 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये AB एंड CD पैरेलल है, तो यहाँ पे ये 50 गिवन है, तो सिमिलरली ये x भी 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ना। क्योंकि यहाँ पे तुम अब लिखोगे क्या, एंगल APQ दैट इज इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानना है। तो x अगर 50 आ गया तो प्लस y 127 डिग्री, तो y का वैल्यू आ जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री। तो कितना आ रहा है बताओ, 127 माइनस 50 डिग्री कितना आ रहा है, 77 डिग्री आ रहा है ना, 77 डिग्री। और लिखते चलना बेटा, और इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू भी आ गया हम लोगों का 77 डिग्री, तो बस क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। सिंपल सा लॉजिक से सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना इजी क्वेश्चन देख रहे हो, एकदम बहुत इजी है, सिंपलेस्ट, इससे इजी हो ही नहीं सकता। बस तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, टफ हो ही नहीं सकता। अब चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जब लास्ट क्वेश्चन आता है तब हम लोग को बड़ा मजा आता है ना। देखो क्या बताया, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, PQ RS दो मिरर है, ये जो है इसका कोटिंग वाला पार्ट है, इसीलिए ऐसा डायग्राम किया गया है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में पढ़े हो। अब जो है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। अच्छा, AB को B में इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अच्छा, BC पाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये जो है इंसिडेंट रे, यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये जो है हम लोग का अगर यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो ये नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे आके ये स्ट्राइक कर रहा है, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करेगा तो कर सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, फिजिक्स में पढ़े हो तुम लोग सारा का सारा जो है लाइट चैप्टर में, है ना। मतलब ये अगर एक मिरर है, इंसिडेंट रे ऐसे आता है, तो यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये जो है ये हम लोग का क्या होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज होता है ना। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 लॉ होता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू, अरे ये नहीं है, इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। मतलब मिरर के साथ जो एंगल करेगा ये दोनों एंगल का इक्वल होता है। ये दो एंगल का इक्वल होता है, नहीं बेटा, ये एंगल का इक्वल होता है ना। नॉर्मल के साथ जो एंगल करेगा ये इक्वल होता है ना। ये याद रखना, मतलब ये जो है I है, ये जो है R है, मतलब ये I क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ एंगल बन रहा है, तो इसीलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे जो है R, तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होता है, एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R। और दूसरा लॉ क्या होता है, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम पॉइंट, दैट इज ये जो पॉइंट है इसको क्या कहता है, पॉइंट ऑफ, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंस कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में तीनों पॉइंट ही लाई करते हैं सेम प्लेन में, वो भी इंपॉर्टेंट है, सेम प्लेन में, मतलब एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Again reflects black along CD, तो CD में रिफ्लेक्ट। प्रूव दैट AB पैरेलल CD। अच्छा, AB जो है, अच्छा ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। अरे ये तो बहुत सिंपल है, देखो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो फिर क्या है, वही फिजिक्स का नॉलेज से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो फिर इसको स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d ले लेते हैं। तो फिर a इक्वल टू b एंड c इक्वल टू d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है PQ एंड RS है ना, PQ पैरेलल टू RS है, PQ जो है ये RS का पैरेलल है। तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे तुमको बताया नहीं गया कि ये वाले लाइन और ये वाले लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तुमको पूछना है कि AB एंड CD पैरेलल है, तो ऑब्वियसली मैंने तो ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर है तब ये B का इक्वल D हुआ कि नहीं, B का इक्वल D हुआ कि नहीं। एंड अगेन और कुछ नहीं है, A का इक्वल C तो नहीं होगा, ठीक है, B का इक्वल D हो गया। अब क्या लिख सकते हैं देखो, A प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू C प्लस D, दोनों का सम भी इक्वल होगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख देगा कि AB पैरेलल CD, ठीक है, ऐसे करके लिख देगा। अब यहाँ पे जो है कंसेप्ट कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे, ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये इक्वल होता है, तो इसीलिए ये डायरेक्टली हम लोग का पैरेलल हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन में हम उतना कंसेंट्रेट नहीं कर रहे, उतना अच्छे से समझा नहीं रहे, बस एक कंसेप्ट का आइडिया दे दिया, क्योंकि जनरली ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता नहीं है, जनरली आता नहीं है, मतलब 90% 99% केस में स्कूल ये वाले क्वेश्चन को पिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट कैसे क्या लिखना है वो देख लो, समझ लो, सीख लो, ठीक है, मैंने यहां पे दे दिया है, ठीक है। चलो देखो, ऐसे करके लिख देना, बेसिक कंसेप्ट ये है जो मैंने बताया, ठीक है, और ऐसे करके एग्जाम में लिख देना अगर यही वाले क्वेश्चन आए या फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा करके लिखना है, ठीक है। चलो फिर यहां पे ये 6.2 जो है एंड होता है, तो फिर चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, सीखते रहो, सिखाते रहो। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, दैट मीन्स हम लोग का चैप्टर जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे।